अधोमुख नक्षत्र हैं वो कैसे कार्य करते हैं? जो नीचे की ओर झुके हैं। अब नीचे की ओर झुके होने के कारण इनका भूमि से संबंध है। भूमि के अंदर की चीजों से इनका संबंध बनता है। ये अष्टम भाव से अपने संबंध को बनाते हैं। जैसे अष्टम भाव क्या है? सट्टेबाजी है। अष्टम भाव क्या है? जुआ है। अष्टम भाव क्या है? अचानक धन लाभ है। अष्टम भाव अचानक धन हानि है। अष्टम भाव मैन्युफैक्चरिंग है। अष्टम भाव जो है वो खनन विभाग है। खनन विभाग अर्थात जो नीचे जमीन के नीचे देखते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं, वो है खनन। जो जमीन के अंदर से चीजों को निकालते हैं, जो शोध करता है भूमि के, वह है। तो ये सभी क्या है? अधोमुख नक्षत्र के अंदर आएंगे। अधोमुख नक्षत्र कौन कौन से हैं? भरणी है, रीतिका है, अश्लेषा है, मघा है, पूर्वा फाल्गुनी है, विशाखा है, मूल है, पूर्वाषाढ़ा है, और पूर्वा भाद्रपद। अर्थात ये जो नक्षत्र हैं उसे 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है? कितने भागों में बांटा गया? 9 भागों में इसे बांट दिया गया है। और 9 भाग में बांटने के कारण एक अधोमुख में आ गए, एक अधोमुख में आ गए, एक उधर मुख में आ गए, और एक त्रिमुख मुख में आ गए। उधर मुख अर्थात ऊपर की ओर देखने वाला, अधोमुख अर्थात नीचे की ओर देखने वाला, प्रिय मुख अर्थात जो तिरछा देख रहा हो, जो तिरछे अर्थात वो 180 एंगल ना जाकर 90 डिग्री पे देख रहा हो। ठीक है? तो ये प्रिय मुख हो गए। तो अभी हम अधोमुख पे बात कर रहे हैं। अब इन नक्षत्रों में जो भी ग्रह जाएगा, इन नक्षत्रों के अंतर्गत जो भी ग्रह जाएगा, वो कार्य कैसे करेगा? अब उस ग्रह के कार्य जो है वो गुप्त तरीके से आप करेंगे। गुप्त तरीके से करने का तात्पर्य यह है हमारा, मान लीजिए आपका धन भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में गया है। तो आप जब धन को जमा करेंगे या धन को आप जब कमाएंगे, तो आप हर व्यक्ति से आप बताते नहीं चलेंगे भाई मैंने आज इतना पैसा कमाया या मैं इतना धन जमा करके रखा हूं। यदि पंचम भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में है तो उसे भी आप गुप्त रखेंगे। दसम भाव का स्वामी है तो आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, प्रयास रखिएगा उसे आप गुप्त रखना। तो वो कार्य आपका अच्छे से होते चला जाए। और ऐसे व्यक्ति को सदैव अपने काम को प्रारंभ करना चाहिए शून्य से। शून्य से अर्थात बिल्कुल नीचे से जाकर शुरू करें। रेस्टोरेंट खोलना है तो नीचे चला जाए और एक चाय की टपरी से शुरू करे वो। यदि एक एजुकेशनल एक अच्छे फॉर्म को जनरेट करना है तो एक छोटे से 10 बाई 10 का छोटा सा एक रूम लेकर और उसमें वो शुरू करे क्या करना? पढ़ाना। कि भाई चलो यहाँ से हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो वो आगे धीरे 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 बढ़ते चला जाएगा। तो इन नक्षत्रों की ये विशेषता है। इन नक्षत्रों में जो जन्मे जातक होते हैं वो अपने आप को गुप्त रखना चाहते हैं, और उनमें विशेष रूप से ज्योतिष संबंधित गुण भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति अचानक कोई बात आपको बोल दें तो वो आपको सत्य होते हुए दिखती है, अर्थात वो बातें उनकी सत्य हो जाएंगी। यदि दसम भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में है तो व्यक्ति सिविल इंजीनियर बन सकता है। वो भूमि से जुड़ा हुआ कार्य करेगा। अचानक धन लाभ होंगे। मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ जितना भी कार्य है वो इस सभी कार्यों को यह संपादित करेगा। अर्थात दसम भाव का स्वामी यदि इन नक्षत्रों में गया हो तो, लग्न का स्वामी यदि इन नक्षत्रों में है या इन नक्षत्रों में ही इनका जन्म हुआ है तो ऐसा व्यक्ति गुप्त रूपे न अपने सभी कार्यों को करना चाहेगा। और यदि रखता है गुप्त तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। यदि सबको बता देता है तो वो काम उसका होने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं उद्धर्व मुख नक्षत्र के बारे में। उद्धर्व मुख क्या है? जो ऊपर की ओर देख रहा है।
आकाश की ओर देख रहा है। एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ, पृथ्वी तत्व संबंधी जितने भी कार्य हैं वो कौन करेगा? जो अधोमुख वाला है, जो नीचे की ओर देख रहा है। और जो ऊपर की ओर देख रहा है वो किस कार्य को करेगा? जो स्पेस से जुड़ रहा है, वायु तत्व से जुड़ रहा है, उन सभी कार्यों को कौन करेगा? उधर मुख वाला करेगा। ये नक्षत्र कौन कौन से हैं? जैसे रोहिणी है, आर्द्रा है, पुष्य है, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तरा साढ़ा है, श्रवण है, घनिष्ठा है, शतभिखा है, उत्तरा भाद्रपद है। ये जो 9 नक्षत्र हैं वो उधर मुख हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं। इन नक्षत्रों का मुख किधर होता है? ऊपर की ओर होता है। जैसे इन नक्षत्रों में जो भी ग्रह जाएगा उसे कैसे काम करने हैं? उच्च स्तरीय काम करने हैं। जैसे हमारे सामने जज खड़ा हो, माफ कीजिए, जज साहब हमारे सामने बैठे हैं, तो हम कैसे सामने बात करते हैं, या फिर हमें थोड़ा गर्दन को ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़े ऊपर बैठे होते हैं हमसे। भगवान है, भगवान थोड़े ऊपर होते हैं। कोई डीएम बैठा है, वो तो ठीक समतल पे बैठा होता है, लेकिन उसके सामने बैठने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो वैसे ही इन नक्षत्रों में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप यह मानकर चलिए कि आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी ही होगी। आपको सरकारी नौकरी के यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टी का यदि आप काम कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी से, सरकार संबंधित कोई कार्य कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य संबंधित काम कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है वो। जैसे प्रॉपर्टी है, डीलरशिप है, किसी बैंक का मैनेजर है, कोई जैसे विधायक हो गए, एमपी हो गए, फिर आपके मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, ये सब क्या है? एक उच्च पद है। इन सभी को इन नक्षत्र में जन्मे लोग को मिल मिल जाएगा। और किसे मिलेगा? इन नक्षत्रों में यदि उनका शनि गया हो या उनके दसम भाव का स्वामी गया हो, वो जहां भी काम करेंगे, भले उनके पास कोई नॉलेज ना हो, लेकिन वो ऐसे रहेंगे, ऊपर की ओर रहेंगे। ये विशेषता होती है इन नक्षत्रों की। गौर कीजिएगा, देखिएगा, अन्य अलग अलग चीजों में जाकर आपको मिल जाएगा। जैसे ये जो क्रियामुख है ना, इनका जो विजन होता है बहुत बड़ा होता है। जो अधोमुख है वो कहता है नहीं यार, चलो नीचे से ही शुरू करते हैं, क्या करना है। और जो क्रियामुख है उसका विजन बहुत बड़ा होता है। वो नहीं देखता है कि मुझे जो छोटी मोटी गाड़ियां हैं वो लेनी है। वो कहता है मुझे तो भाई वही चाहिए जो 5 करोड़ की आती है, 7 करोड़ की आती है, 20 करोड़ की आती है, वही चाहिए। वो ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि मुझे कोई नहीं, मुझे वैगन ही मिल जाए तो चल जाएगा काम, ऐसा कुछ नहीं है उसके पास। वो कहेगा मुझे बड़ा चाहिए कुछ, और बड़ा लेके जाए। इन नक्षत्रों में जन्म होना या इन नक्षत्र संबंधित, यदि आपका लग्न का स्वामी यहाँ है, यदि आपका दशम का स्वामी यहाँ विराजमान है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर। अब यहाँ आप यूटिलाइजेशन के रूप में भी काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? यदि आपका दसम भाव का स्वामी अधोमुख में है तो आपको क्या करना है? कोई भी काम नीचे से शुरू करना है। यदि आपका स्वामी त्रियमुख नक्षत्र में गया है तो आपको क्या 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 करना है? सबसे पहले ऊपर देखना है, मुझे जाना कहाँ है। एक डेस्टिनी को रखना है सामने कि लक्ष्य हमारा क्या है, और उसे सामने रख के फिर आगे बढ़ जाना है। तो आपको वो क्या दे देगा?
आपको वो सब ला कर दे देगा जो आपको चाहिए। इसे ध्यान में रखिएगा। त्रियमुख नक्षत्र की एक खासियत है। माफ कीजिए, ऊर्ध्वमुख नक्षत्र की एक खासियत होती है। अब हम बात करते हैं त्रियमुख नक्षत्र की, जो इन दोनों से विपरीत है। त्रियमुख नक्षत्र अर्थात वो तिरछा देखता है, ना ऊपर देखता है ना नीचे देखता है। ये बिल्कुल तिरछा देखता है। इसमें कौन आएंगे? अश्विनी है, मृगशीरा है, पूर्णवसु है, चित्रा है, स्वाति है, अनुराधा है, ज्येष्ठा और रेवती। ये नौ नक्षत्र जो है वो त्रियमुख हैं, अर्थात तिरछे देख रहे हैं, सामने नहीं देख रहे हैं। अब समझिएगा यहाँ, एक व्यक्ति जो है वो ठीक सामने देख रहा है, नीचे की ओर। एक व्यक्ति जो है वो सीधा ऊपर देख रहा है। एक व्यक्ति जो है वो सीधा तिरछे इधर देख रहा है। ये तीनों में खासियत क्या है? ये तीनों अपनी अपनी एनर्जी को अलग अलग स्थानों पे दे रहे हैं। एक कह रहा है कि भैया नीचे से ऊपर उठना है तो पहले नीचे जाओ तो ऊपर जाओगे। एक कह रहा है कि ऊपर जाना है तो ठीक है, लेकिन नीचे से ऊपर देखो तो सही ऊपर क्या है। और एक कह रहा है, हाँ चलना है ठीक है, लेकिन संभल के चलना है। क्यों? रास्ता शॉर्टकट है, बहुत जल्दी ऊपर पहुंचाएंगे, लेकिन संभल कर। गिरोगे तो उठोगे नहीं, फिसलन बहुत है इस रास्ते में। इसे समझना है अब। ये वायु तत्व के तरीके से काम करता है। जैसे आपको यात्रा कराएगा, इन नक्षत्र, ये नक्षत्र जो है, नक्षत्रों में आपका जन्म है या दसम भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में आपका है, तो आप यात्रा बहुत करेंगे अपने काम में। आप यह भी देखेंगे कि आप गाड़ियों का काम कर सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस सेटअप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर वो चलेगा। यदि इन नक्षत्रों में दसम भाव का स्वामी आ रहा है या सप्तम भाव का स्वामी आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के नक्षत्र हो गए। सबसे पहले इसे हम कुछ कुंडली पे लेके चलते हैं। चलिए। चलिए किसी कुंडली को रख लेते हैं सामने। ये कुंडली सामने है, ठीक है। अब इस कुंडली में देखिए किस नक्षत्र में कौन सा स्वामी गया है। ठीक है, जैसे विशाखा इनका लग्न है। विशाखा कौन सा नक्षत्र है? विशाखा कौन सा नक्षत्र है? अधोमुखी बताया था ना। बिल्कुल। अब ये अधोमुखी होने के कारण ये व्यक्ति कैसा होगा? नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करेगा। अब ये तो एक 2024 की ही कुंडली है, तो बहुत छोटे बच्चे की कुंडली है। चलिए इस कुंडली को सामने रखते हैं। ये जो है राकेश कुमार दुबे हैं। ये अभी पटना के एसपी या एसएसपी ऐसे ही कुछ अभी हैं वो। ठीक है, इनका लग्न कृतिका है। कृतिका किस में हमने रखा है? अधोमुख है, उधरमुख है या तियमुख है? ये भी अधो ही गया था। अधोमुख आया। अधोमुख के अंतर्गत ये कैसे कार्य करेंगे? कृतिका में जाकर ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो इनका जो जीवन रहा है वो प्रमोशन पे ही आगे बढ़ते चले हैं। अब इनका दसम भाव का स्वामी शनि कहाँ है? पूर्वा भाद्रपद में है। पूर्वा भाद्रपद कौन सा नक्षत्र है? बताइए। आप ये भी उसे, अधोमुखी। हाँ, नोट किए या नहीं किए?
अधोमुखी है, तो ये बता रहा है कि ये व्यक्ति नीचे से ही ऊपर की ओर बढ़ेगा। अब चंद्रमा शतभिखा में आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको काम करता हुआ दिखेगा। और 100 में 100%, जैसे हम लोग सात्विक पे काम किए थे, राजसी पे काम किए थे, मृदु पे, तीक्ष्ण पे, उग्र पे, दारुण पे काम किए थे, वैसे ही यह जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से काम करता हुआ आपको दिखेगा। जैसे अ, आप लोगों की कुंडली नहीं है क्या लगी हुई है? ये राहुल जी कुंडली है। और राहुल जी का जो नक्षत्र है वो देखिए, मोस्टली इनके जो 4 के 4 प्लैनेट है लग्न में बैठे हुए सभी पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य कौन सा नक्षत्र है? अधोमुख है, उधर्मुख है, या फिर त्रियमुख है? उधर उधर मुख उधर्मुख है। तो उधर्मुख होने के कारण क्या होगा, राहुल जी नीचे की बात नहीं करेंगे। भाई नीचे क्या है वो सामने देखेंगे, वो क्या है सामने उसे देख लो और चल पड़ो आगे। वो एक लक्ष्य है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर भी अन्य चीजों को हम लोग समझते हैं। अब इसके बाद आता है ग्रहों के। अभी हमने देखा कि ग्रह कैसे देखते हैं। अब इसके बाद आता है ग्रह अन्य तरीके से। जैसे अन्य तरीके से हम यह कहें कि किस प्रकार से इनके जो नेत्र हैं वो कैसे काम करते हैं। तो कुछ अंधलोचन है, अर्थात लोचन अर्थात आंख, अंध अर्थात जिसे दिखता नहीं। अंधलोचन में रोहिणी है, पुष्य है, उत्तरा फाल्गुनी है, विशाखा है, पूर्वाषाढ़ा है, घनिष्ठा है, और रेवती है। रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, घनिष्ठा और रेवती। इन नक्षत्रों की खासियत यह है कि इन नक्षत्र संबंधित जो जिन व्यक्ति का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, वो व्यक्ति यदि अपने जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर चला जाए रहने के लिए या फिर काम करने के लिए, उसके लिए वो फलदायी होता है। यदि दसम भाव का स्वामी है तो काम करने के लिए चला जाए, वो फलदायी होता है। ऐसे आप इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, लेकिन इसका जो प्रमुख उपयोग उपयोग शास्त्रों में बताया गया है वो थोड़ा हटके है। हटके है, जैसे आपके पास प्रश्न आता है ना, जैसे हम प्रश्न कुंडली की बात कर रहे थे तो प्रश्न आता है, वैसे ही आप इसका बहुत ही अच्छा उपयोग कर पाएंगे एक टूल के रूप में। वो यह टूल है कि मान लीजिए कोई सामग्री किसी की खो गई। आपके पास कोई व्यक्ति आया और वो कह रहा है, भाई पंडित जी, भैया हमारी ये जो सामग्री है वो कल शाम को इतने बजे खो गई है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? और आपने देखा कि उस समय ये जो अंधलोचन नक्षत्र हैं, बात सभी इसमें से कोई एक नक्षत्र है वो उस समय था, अर्थात उस समय वो गति में था, वही वो चल रहा था, उसी में चंद्रमा चल रहे थे, गोचर कर रहे थे। तो क्या होगा, जो उसकी सामग्री खोई है वो कहाँ मिलेगी? उसे पूर्व दिशा में मिल जाएगी। उससे कहिए भैया जाओ अपने घर के पूर्व दिशा में देख लीजिए, आपको वो सामग्री वहां पड़ी हुई मिलेगी, और वो निश्चित ही मिलती है। वैसे ही मंदलोचन नक्षत्र है। मंदलोचन नक्षत्र में यदि आपकी कोई सामग्री खो गई है, कोई सामग्री आपकी मंदलोचन नक्षत्र में खो गई है, तो वह आपको उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में आपको मिल जाएगी। वैसे ही एक और नक्षत्रों में आता है जिसे हम कहते हैं मध्यलोचन नक्षत्र। ये जो मध्यलोचन नक्षत्र है, इसमें यदि आपकी कोई सामग्री खो गई है, कोई ऐसा सामान है, कोई आपकी ऐसी वस्तु है जो आपका खो गया है, वो आपको मिलेगा नहीं। हाँ, जानकारी मिल जाएगी कि उस व्यक्ति ने चुराया या वो व्यक्ति रख लिया, वो नहीं दे रहा है, उसे मिल गया, लेकिन वो आपको लौटाएगा नहीं। जैसे सुलोचन नक्षत्र है, तो सुलोचन में आपको जानकारी मिल जाएगी कि किसके पास है, कौन रखा है, लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं।
या फिर ऐसा भी होगा कि वो ना जानकारी मिलेगी ना आपको मिलेगा। ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कहाँ, अभी हमने बात की थी सिर्फ अंधलोचन तक। तो अंधलोचन के बाद मंदलोचन कौन है? तो मंदलोचन में आपके आ जाएंगे अश्विनी, मृगशीरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिखा, और मध्यलोचन में है भरणी, आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, पूर्वा भाद्रपद और अभिजीत। भरणी, आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, पूर्वा भाद्रपद और अभिजीत। मंदलोचन में मैं पुनः एक बार दोहरा दे रहा हूँ, मंदलोचन जो है उसमें आपको आपकी सामग्री है वो उत्तर या दक्षिण दिशा में मिलती है। यदि मध्यलोचन में कोई सामग्री आपकी गुम हुई है तो उस सामान का, उस वस्तु का आपको पता चल जाएगा कि किसने लिया या कहाँ गया, लेकिन वो मिलेगा नहीं आपको। यदि सुलोचन में, सुलोचन कौन कौन से हैं? प्रीतिका है, पूर्णवसु है, पूर्वा फाल्गुनी है, स्वाति है, मूल है, श्रवण है, उत्तरा भाद्रपद। कृतिका, पूर्णवसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद। इन नक्षत्रों में यदि आपका सामान खोया है तो जानकारी मुश्किल से मिल जाए, या आपको जानकारी भी नहीं मिल पाएगी और वो सामग्री भी आपको नहीं। ठीक है। तो इसे आप प्रश्न कुंडली के तरह या ऐसे भी आप इसका उपयोग करेंगे। ये लोचन हो गए। लोचन कितने प्रकार के हैं? आंख, आंख के अनुसार इनका यदि हम डिवीजन करते हैं तो कितने हो गए? ये चार हो गए। अब इसका उपयोग हम कैसे करते हैं अपने जीवन में, उसे समझ लेते हैं। जैसे आपका अंधलोचन है। अंधलोचन क्या है? तात्पर्य इसका क्या कहता है? भाई कोई सामग्री आपकी खोएगी तो मिलेगी कहाँ? पूर्व दिशा की ओर मिलेगी। अर्थात आपका दसम भाव का स्वामी यदि इन नक्षत्रों में है तो आपको तरक्की मिलेगी कहाँ? तो पूर्व दिशा की ओर मिलेगी। मध्यलोचन में यदि है तो आपको तरक्की कहाँ मिलेगी? उत्तर या दक्षिण दिशा में मिलेगी। यदि वो मध्यलोचन में आ रहा है तो आपको तरक्की कहाँ मिलेगी? उसके लिए आपको अथक परिश्रम करने होंगे। यदि सुलोचन में आ रहा है तो उसके लिए भी आपको अथक परिश्रम करने होंगे। इस प्रकार से भी इसे आप लेंगे। उसके बाद अब आता है सभी नक्षत्र जो हैं वो, कितने नक्षत्र पुरुष वर्ग में हैं, कितने नक्षत्र जो हैं वो स्त्री वर्ग में हैं, और कितने नक्षत्र नपुंसक हैं। अब इसका तात्पर्य क्या है? जब संतान का जन्म होता है तो जन्म से, जब बच्चा गर्भ में आता है तो गर्भ के 3 महीने के बाद उसका एक संस्कार होता है जिसे कहा जाता है पुंसवन संस्कार। क्या कहते हैं उसे? पुंसवन संस्कार। तो पुंसवन संस्कार में यह होता है कि हम बच्चे को, यदि गर्भ में लड़की है तो हम लड़के का गुण देते हैं उसे कि भाई लड़के ऐसा वो कठोर बने। यदि लड़का है तो उसमें हम लड़की के गुण देते हैं कि वो लड़की ऐसा कोमल भी हो। वैसे ही जो पुरुष नक्षत्र हैं, स्त्री नक्षत्र हैं, वो कार्य करते हैं। यदि पुरुष नक्षत्र में आपका कोई ग्रह गया है तो उससे आपको काम कैसे लेने हैं? पुरुष की भांति ही काम लेने हैं, कठोर बन के लेना है उससे काम। और यदि कोई ग्रह स्त्री नक्षत्र में गया है तो उससे काम कैसे लेने हैं? सौम्य तरीके से काम लेना है। यदि कोई ग्रह आपका स्त्री नक्षत्र में गया है तो आपको कैसे वो चीजों को देगा? सहजता से दे देगा। भाई सामने रखा है, पानी पीने की इच्छा हुई, एक व्यक्ति सामने पानी रख के चला गया, वो स्त्री नक्षत्र में कोई ग्रह गया है, उस ग्रह की स्थिति है। यदि कोई ग्रह पुरुष नक्षत्र में गया है, पानी पीने की आपकी इच्छा है तो गिलास लेना होगा, नल के पास जाना होगा और खुद उसे भरना होगा, खुद पीना होगा।
तो पुरुष नक्षत्र अश्विनी है, पूर्णवसु है, पुष्य है, हस्त है, अनुराधा है, श्रवण है, पूर्वा भाद्रपद है, उत्तरा भाद्रपद। अश्विनी, पूर्णवसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। स्त्री नक्षत्र जो है, जो फीमेल नक्षत्र है, वो है भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, घनिष्ठा और रेवती। ये नक्षत्र कौन है? स्त्री में है। अब उसके बाद एक आता है नपुंसक, जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। उसमें कौन आ जाएंगे? उसमें तीन नक्षत्र आते हैं, मृगशीरा, मूल और सतभिका। मृगशीरा, मूल और सतभिका, ये तीन नक्षत्र कहाँ है? नपुंसक में है। एक कार्य कैसे करेंगे? बुद्ध जैसे काम करता है वैसे ही काम करेंगे। इन नक्षत्रों में जो ग्रह आएगा, वो ग्रह जैसे स्वभाव का होगा वैसे ही कार्य ये जो नपुंसक है अर्थात ट्रांसजेंडर नक्षत्र हैं वैसे ही करेंगे। अर्थात इनका विशेष रूप से बुद्ध की तरह ही कोई अस्तित्व नहीं है। वो जिसके साथ जाएंगे वो उसके ही हो जाएंगे। जैसे हम ग्रहों में सबसे पहले हमने बात की थी आप लोगों से इनके गुण के बारे में। अब हम बात करेंगे नक्षत्रों में नक्षत्रों के वर्ण के बारे में। नक्षत्रों के वर्ण क्या हैं? तो ग्रहों को तो चार वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन नक्षत्रों को यहाँ छह भागों में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शिल्पी, कसाई, चांडाल। सात, छह नहीं हो जाएंगे, सात हो जाएंगे। शिल्पी, कसाई और चांडाल, सात स्थानों में इन्हें बांट दिया गया। अभी जो सात स्थानों में इन्हें विभक्त किया गया है, बांटा गया है। अब विप्र है, विप्र कैसे कार्य करेगा? अपने मस्तिष्क से काम करेगा। क्षत्रिय है, वो कैसे काम करेगा? अपने बाहुबल से, अपने शरीर से काम करेगा। वैश्य कैसे काम करेगा? अपने बिजनेस माइंड से काम करेगा। शूद्र कैसे काम करेगा? वो सेवा से काम करेगा। शिल्पी कैसे काम करेगा? अपने हाथ से काम करेगा। कसाई कैसे काम करेगा? वो भी अपने हाथ से काम करेगा। चांडाल कैसे काम करेगा? वह भी अपने हाथ से काम करेगा, क्रूरता के साथ काम करेगा। कसाई भी क्रूरता के साथ, क्रूअल होगा, क्रूरता के साथ काम करेगा। विप्र जो है, यदि विप्र नक्षत्र में आपके कोई भी ग्रह जा रहे हो या गए हो तो वो कैसे कार्य करेंगे? वो आपको कहेंगे भाई बुद्धिमत्ता से किसी भी काम को करना है। जैसे कृतिका है, पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वाषाढ़ा है, पूर्वा भाद्रपद। कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, ये चार नक्षत्र विप्र हैं अर्थात ब्राह्मण हैं। ये ब्राह्मण में आ रहे हैं। तो ये अपनी बुद्धिमत्ता से काम करते हैं, उच्च पद को प्राप्त करते हैं। तो किसी का सूर्य आपको कृतिका में दिख रहा है, उससे कहिए भाई तैयारी करो, नौकरी मिल जाएगी। किसी का शुक्र आपको पूर्वा फाल्गुनी में दिख रहा है, उसकी पत्नी कैसी होगी? बुद्धिमान होगी। किसी का बुध आपको पूर्वाषाढ़ा में दिख रहा है या पूर्वा भाद्रपद में दिख रहा है, तो वो किस प्रकार की शिक्षा लेगा?
शिक्षा, उसकी शैक्षणिक क्षमता है वो कैसी रहेगी, अच्छी होगी। हम उस शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं जो उच्चतर की शिक्षा होती है, हम उस शिक्षा की बात कर रहे हैं जिस शिक्षा से हम अपने पूरे जीवन को जीते हैं। एक व्यक्ति है वो साक्षर है, साक्षर अर्थात कि सिर्फ उसे लिखना पढ़ना आता है, वो बीए बीकॉम पीएचडी वगैरह करके बैठा है। एक व्यक्ति जो है वो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार, लोगों के साथ उसका रवैया, अर्थात अन्य जो चीजें हैं वो उसे बहुत अच्छे से पता है, तो वो शिक्षित है। ठीक है। तो ये जो विप्र नक्षत्र में है वो ऐसे व्यक्ति हैं। अब आया क्षत्रिय नक्षत्र। क्षत्रिय नक्षत्र में पुष्य है, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ है, और उत्तरा भाद्रपद है। पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तरा भाद्रपद। एक ऐसे काम करेंगे, ये अपने बाहुबल से काम करते हैं। बाहुबल से कौन काम करता है? डिफेंस, मिलिट्री, पुलिस, प्रशासनिक कार्य, ये सभी कैसे काम करते हैं? गार्ड, ये सब अपने शरीर से बाहुबल से ही काम करते हैं। क्षत्रिय का कार्य क्या था? हमारी रक्षा करना है, प्रोटेक्टर है। विप्र का है एक टीचर है। विप्र का कार्य क्या होता है? यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, दो और कर्म उसके होते हैं, पढ़ना और पढ़ाना, यही विप्र के कर्म हैं। इसलिए कहा गया है ब्राह्मणों अस्य मुखमासित बाहु राजन्य। भगवान विष्णु की जब शरीर का विश्लेषण किया गया, भगवान विष्णु के शरीर के बारे में बताया गया, तो कहा गया ब्राह्मण क्या है? मुख है भगवान विष्णु का। ब्राह्मणों अस्य मुखमासित बाहु राजन्य। यह जो बाहु है, ये जो दोनों हाथ हैं, वो क्या है? वो राजा है, क्षत्रिय है। उरु तदवैश्य, उरु अर्थात पेट। पेट क्या है? वैश्य है, वो एक बिजनेसमैन है। भगवान विष्णु के शरीर का ये अवलोकन है। पद्मांग गुम शुद्धो अजायता, और पैर क्या है? पैर शुद्ध है। वैसे ही जब हम क्षत्रिय की बात कर रहे होते हैं, राजा की बात कर रहे होते हैं, तो वो क्या करता है? वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वो एक प्रोटेक्टर के रूप में हमारे साथ रहता है। तो यदि आपके फोकल प्लानेट दसम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में है, तो आपका बिहेव कैसा होना चाहिए? एक प्रोटेक्टर के रूप में होना चाहिए। राहुल जी, आप क्लास में है ना? क्योंकि आपके जो कुछ नक्षत्र हैं, चार के चार नक्षत्र आपके कहाँ हैं? पुष्य नक्षत्र में है। अब पुष्य नक्षत्र किसे है? जी। क्षत्रिय में करता है। तो आप अपने बारे में यह बताएं कि क्या ये चीजें आपसे ताल्लुकात रखती हैं, कि आप एक प्रोटेक्टर के रूप में आप काम करते हैं अपने जीवन में? जी सर। अब उसके बाद हम बात करते हैं वैश्य के बारे में। वैश्य क्या है? वैश्य में तीन नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, पूर्णवसु और हस्त। अश्विनी, पूर्णवसु और हस्त। अब वैश्य की एक खासियत है, वैश्य की एक खासियत यह है, ये जब तक देख ना ले कि सामने से कुछ मिलने वाला है, तब तक ये अपने स्थान से हिलेगा नहीं। जैसे आप वास्तु के अंदर जब वास्तु को पढ़ते हैं, तो वास्तु में देखेंगे गुजरात को। गुजरात कहाँ आता है? नॉर्थ में आता है। नॉर्थ क्या? व्यापारी है। राजस्थान पास में ही है गुजरात से। आप देखेंगे जो लोग, ठीक है, तो आप भी प्रोटेक्टर होंगे हर्ष जी। जो लोग राजस्थान से होते हैं, वो उदार व्यापारी नहीं है, वो व्यापारी है। तो मुझे चाहिए, आप पैसा दोगे तो सामान मिलेगा। और जो गुजराती होते हैं,
थोड़े उदार होते हैं। उदार होते हैं मतलब कि भाई ऐसा है कि चलो 20 रुपए का सामान है, सब लोग 25 का दे रहे हैं, हम 22 का दे देते हैं, 3 तुम्हारा बच जाएगा, 2 हमारा बच जाएगा। यहाँ जो वैश्य है वो कौन सा वैश्य है? वो कह रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। अश्विनी, पूर्णवसु और हस्त, वो कहेगा पूरे पैसे मुझे चाहिए, पूरे पैसे मुझे चाहिए, तो मैं आगे काम करूंगा। वो ऐसा व्यक्ति है। वैश्य को क्या कहते हैं? बनिया कहते हैं। और बनिया के लिए कहावत भी कही जाती है ना कि भाई ये जो है सो, अरे यार बनिया है, वो पैसा नहीं छोड़ेगा। क्षमा कीजिए जो भी लोग इन चीजों से जुड़े हैं। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है आपका शुद्ध। शुद्ध में रोहिणी, मघा, अनुराधा और रेवती। रोहिणी, मघा, अनुराधा और रेवती, ये जो नक्षत्र हैं वो शुद्ध के नक्षत्र हैं। शुद्ध का कार्य है सेवा करना। सेवा कौन सा भाव है? छठा भाव है। अर्थात कोई भी काम कीजिए तो उसमें सेवा भाव को ले आइए। जैसे ही सेवा भाव उसमें ऐड हो जाएगा, आपका काम आगे चल पड़ेगा। गाड़ियों का काम कर रहे हैं तो गाड़ियों का काम कीजिए, लेकिन उसमें क्या कीजिए, आप स्पेयर पार्ट्स को बेचना, बेच कर आप एक सर्विस सेंटर खोल दीजिए, वो सेवा हो गया। आप नौकरी कर लीजिए, वो सेवा हो गया। तो इस प्रकार से, जैसे फूड डिलीवर का काम है वो एक सेवा है, आप सेवा कीजिए। उसके साथ आता है अब शिल्पी। ये शिल्पी कैसे कार्य करे? शिल्पी में आते हैं मृगशीरा, चित्रा, ज्येष्ठा और घनिष्ठा। मृगशीरा, चित्रा, ज्येष्ठा और घनिष्ठा, एक ऐसे कार्य करेगा। यह जो है शिल्पी, अर्थात क्या होता है? कलात्मक चीजों को करना। जो कलात्मक चीजें हैं उसे करना, ये शिल्पी है। तो ये ठीक वैसे ही कार्य करता हुआ आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके 10th भाव का स्वामी मृगशीरा नक्षत्र में है, तो ये काम कैसे करेगा? एक आर्ट के रूप में काम करेगा। अब पीछे कहीं ऐसा करो, हमें थोड़ा चलना है, ये केवंझर से मुंबई चलना है, गाड़ी तुम्हें ही ड्राइव करनी होगी, तुम ही ड्राइव करके चलोगे। कहेगा जी जी बिल्कुल चलेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं, यहाँ से निकलते हैं तो थोड़ा टाटा में रुकेंगे, 10 मिनट रुक जाएंगे, थोड़ा कुछ खा पी लेंगे, वहां से फिर निकलेंगे कलकत्ता, कुछ देर रुक जाएंगे, वहां से फिर निकलेंगे, फिर थोड़ा आगे कहीं और रुक जाएंगे, थोड़ा दिल्ली स्टे कर लेंगे। मतलब इसकी जो प्लानिंग रहेगी ना, आर्ट अर्थात प्लान, सारी चीजों को प्लान करके चलना। सिर्फ प्लानिंग इसकी फुल प्रूफ रहेगी, पूरी प्लानिंग करके इसके बाद आगे बढ़ेगा, ऐसा व्यक्ति होगा। इसके बाद बात करते हैं हम कसाई। जैसा नाम वैसा गुण। कसाई और चांडाल। कसाई में आ जाते हैं आद्रा, स्वाति, मूल, सतभिखा। आद्रा, स्वाति, मूल और सतभिखा। चांडाल में आते हैं भरणी, अश्लेषा, विशाखा और श्रवण। भरणी, अश्लेषा, विशाखा और श्रवण, एक ऐसे कार्य करेंगे। ये भी कार्य चांडाल है। चांडाल के लिए कुछ ना बताकर हम सिर्फ इतना ही आपके सामने रखना चाहते हैं कि जब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी ने श्राप दिया, विश्वामित्र जी का उन्हें, उनका राजपाट सब कुछ छीन गया, उनके बेटे की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद जब उनकी पत्नी, और वो चांडाल के भेष में बैठे हैं श्मशान में, राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, और उनकी पत्नी अपने बेटे के शव को लेकर आती है और कहती है भाई इसे अग्नि प्रदान करो। तो वो अपनी पत्नी से भी कहते हैं बेटे के लिए कि मुझे पैसे दो, तब मैं इसे जलाऊंगा।
उसे चांडाल का, जिसमें निर्ममता होती है, ममता होती ही नहीं, वो निर्मम है। कसाई जब गले को काटता है तो सोचता नहीं है वो कि हमें काटना है, बिल्कुल नहीं सोचता, वो निर्ममता। अब जिसका जन्म इन नक्षत्रों में है, आद्रा स्वाति मूल सतविका वर्णिय श्लेषा विशाखा और श्रवण में, और वो व्यक्ति क्या ऐसे चांडाल होंगे, कसाई होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या होंगे? वो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने पे ज्यादा सोचेंगे नहीं, सोच विचार उनका बिल्कुल ज्यादा नहीं होगा, ऐसा करना वैसा करना कुछ नहीं, चलो करना है तो करना है, बात खत्म। वो जो कसाई होता है फांसी लगाने के लिए जो तैयार बैठा होता है, वो सोचता नहीं कि लीवर को खींचना है हमें कि नहीं खींचना है, उसे ऑर्डर मिलता है, खींच देता है वो। ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा एक सर्वेंट हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा एक आज्ञाकारी हो सकता है। आपका कसाई और चांडाल के अंतर्गत जितने नक्षत्र आ रहे हैं उसमें। इसके बाद बात करते हैं हम पंचक, जिसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अन्य बहुत से लोग भी। इस हर वक्त इस पे एक सवाल उठता ही उठता है, ये पंचक जो है वो कैसे काम करता है? क्यों? क्योंकि पंचक पे सवाल उठने का कारण यह है कि किसी की मृत्यु होती है उस वक्त इसे सामने रख दिया जाता है कि भैया पंचक में मरा है। पंचक में कुछ चीजें वर्जित की गई, जैसे यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा की यात्रा मत कीजिए, पंचक में निषेध है, नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य जितने भी कीजिए, शुभ कार्य में भी लोग कहते हैं कि पंचक है मत करो, नहीं, खूब कीजिए। पंचक का अर्थात वो उसे 5 गुना बढ़ा दे। अब यदि हम एक घर खरीद रहे हों और वो 5 गुना बढ़ जाए तो भैया मुझे आपत्ति क्या है, मिल जाए। हम गाड़ी खरीदने कल जा रहे हैं और कल जो है वो पंचक आ रहा है, सतवी का नक्षत्र आ रहा है, घनिष्ठा आ रहा है, तो अच्छी बात है मेरे लिए। भाई कोई बात नहीं, एक गाड़ी खरीदेंगे, 5 का योग और बन जाएगा, 5 और आ जाएंगे, एक यूटिलाइजेशन हो गया। 5 कार्य, 5 से 6 कार्य वर्जित होते हैं, वो क्या है? एक है किसी भी दिशा की यात्रा, माफ कीजिए दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दक्षिण दिशा की यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए। यदि आप मकान बनाए हैं, घर बनाए हैं, घर के ऊपर छत ढाल रहे हैं, छत डलवा रहे हैं, तो रुक जाइए, यदि पंचक है तो पंचक में मत डालिए। दाह संस्कार करना पंचक में वर्जित है, दाह संस्कार पंचक में नहीं किया जाता है। और दाह संस्कार अकेले आप पंचक में नहीं कर सकते, इसे ध्यान रखिएगा। पंचक में किसी की मृत्यु हुई है वो अच्छी नहीं है। पंचक में आप किसी का, कोई व्यक्ति अभी मरा है और पंचक में उसकी मृत्यु है, तो उस सबको घर में आप नहीं रख सकते हैं, जितना जल्दी हो सके उस सबको आप बाहर कर दीजिए। तो आपका यहाँ प्रश्न हुआ कि पंडित आपको कह रहे हैं कि भाई सबको घर में रखना भी नहीं चाहिए और सबको बाहर भी कर दो, तो कैसे चलेगा? सबके साथ 4 और 5 और पुतले बनाकर उनका भी दाह संस्कार करना चाहिए। अन्यथा ऐसा होता है कि उस गांव से, उस मोहल्ले से, उस शहर से 4 5 और लोगों की मृत्यु हो जाती है पंचक के कारण। और यदि कोई पलंग बन रहा है, उसे नहीं बनवाना चाहिए पंचक। अब इसे दूसरे एंगल से हम समझते हैं तो क्या समझेंगे? 12th हाउस संबंधित काम, 8वें भाव संबंधित काम हमें नहीं करने हैं पंचक। और कौन से कार्य को हमें नहीं करना है? ठीक है, इन सभी कार्यों को हमें पंचक में नहीं करना है। पंचक के नक्षत्र कौन कौन से हैं? घनिष्ठा है, शतभिखा है, पूर्वा भाद्रपद है, उत्तरा भाद्रपद है और रेवती है। घनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और
रेवती। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक ये 5 नक्षत्र पंचक के होते हैं। नक्षत्र जो है वो एक और योग को बनाता है जिसे कहा जाता है विषकन्या योग। विषकन्या योग का तात्पर्य जैसा नाम वैसा गुण। यदि इन नक्षत्र में, इन योगों में किसी बच्ची का जन्म होता है और उस बिटिया का विवाह किसी से किया जाए तो देखा जाता है कि उस व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। वहां यूटिलाइजेशन क्या करेंगे आप? वहां यूटिलाइजेशन देखिए, विष। विष का हरण कौन करेगा? विष को काटेगा कौन? विष राहु है। राहु को कौन काटेगा? अग्नि। तो ऐसे व्यक्ति से उसका विवाह हो जो व्यक्ति पूर्ण रूप से मांगलिक हो, मंगल उसका बहुत अच्छी अवस्था में हो, उस व्यक्ति से उस लड़की का विवाह करा दीजिए तो क्या होगा? वो चीजें खत्म हो जाएंगी। अब विष कन्या योग कैसे बनता है? जैसे अश्लेषा नक्षत्र हो, शतभिखा नक्षत्र हो, इन दो नक्षत्रों में रविवार आ जाए या द्वितीया, जो दूसरी तिथि होती है प्रतिपदा के बाद, दूसरी तिथि हो, रविवार हो, अश्लेषा या शतभिखा नक्षत्र में जन्म हो, ये सभी एक साथ मिल रहे हो तो यह विष कन्या योग को बनाता है। यदि कृतिका नक्षत्र हो, विशाखा हो या शतभिखा हो, साथ में रविवार आ रहा हो और द्वादशी तिथि आ रही, तो ये क्या बनाता है? विष कन्या योग को बनाता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। जो कल से हम लोगों की कक्षा रहेगी उस कक्षा के अंतर्गत हम पर्टिकुलर एक एक अलग अलग नक्षत्र को लेकर चलेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे नक्षत्र के संज्ञक, अर्थात नक्षत्रों को अलग अलग डिवाइड किया गया है, वो कैसे किया गया है। एक और है गंड, गंडात या गंड नक्षत्र। वो क्या है? गंड मूल नक्षत्र में आपको केतु के नक्षत्र और बुध के नक्षत्र, ये क्या है? गंड मूल नक्षत्र होते हैं। ये जो 6 नक्षत्र हैं वो गंड मूल नक्षत्र में आते हैं। इन नक्षत्रों में जन्म लेना जातक के लिए शुभ नहीं होता है। इसे कौन से नक्षत्र कहे गए हैं? गांव और अन्य स्थानों पे इसे मूल शांति भी कहा जाता है और मूल के नक्षत्र भी ये होते हैं। अब ये मूल के नक्षत्र क्यों हैं यहाँ? जैसे अभी गर्मियां खत्म हो रही हैं, बारिश का मौसम प्रारंभ हो रहा है, तभी लोग बीमार पड़ रहे हैं ज्यादा। जब कोई भी ऋतु एक खत्म हो रही है दूसरा आ रहा होता है तो वहां पे बीमारियां बढ़ जाती हैं, अर्थात वहां पे नकारात्मक चीजें जो है वो प्रबल हो जाती हैं, गैप मिल जाता है उनको बीच में। वैसे ही जब आप एक जॉडियक को, जब 360 डिग्री का जो भचक्र है, उस भचक्र को जब आप 3 भाग में बांटते हैं तो एक भाग कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का। 120 डिग्री में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे प्रत्येक 120 डिग्री पे आपको मिलेगा अश्विनी, मघा, मूल, ज्येष्ठा, रेवती। ये जो नक्षत्र है ना, 6 के 6 नक्षत्र, ये 6 के 6 नक्षत्र आपको इसी जोड़ी पे मिलेंगे प्रत्येक 120 पे। अर्थात जब क्रियाशांश परिवर्तित हो रहा होता है तो वहां क्या आ जाता है? ये दोनों सामने आ जाते हैं। दूसरा, बुध का जो नक्षत्र है वो राजसी है, केतु का नक्षत्र जो है वो तामसी है। अब दोनों टकराता है आपस में। अब दोनों के आपस में टकराने से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाई इन नक्षत्रों में जन्म ना हो तो बेहतर है। कभी इस पे ध्यान दिए हैं कि ये जो कुंडली जो है 360 डिग्री की बनी है, इसमें प्रत्येक 120 डिग्री पे ही हमें पंचम भाव क्यों मिला है? और पंचम भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए?
जब आप लग्न से चलते हैं तो 120 डिग्री से 150 डिग्री तक आपको पंचम भाव मिलेगा। वो कहाँ आ रहा है? गंडमूल के पास ही आ रहा है। इन नक्षत्रों में जन्म होना अर्थात पंचम भाव, नवम भाव, लग्न, तीनों को क्लीन चिट मिल जाता है। इसलिए यहाँ समस्या का कारक कहा गया है। खासकर ज्योतिषियों के, जो ऋषि मुनि रहे उन्होंने इसे समस्या का कारक बताया। ठीक उसके साथ ही इसे यूटिलाइजेशन में कैसे लेना है, तो वहां देखिए किस ग्रह की या किस नक्षत्र की वहां प्रबल स्थिति बन रही है। तामसी की बन रही है या राजसी की बन रही है? जिसकी वहां प्रबल स्थिति हमें मिल रही है, उस नक्षत्र को उस व्यक्ति से यूटिलाइज करा दीजिए। तो क्या होगा? वो व्यक्ति यूटिलाइजेशन में होगा, जितना उसे कष्ट मिलना चाहिए उतना कष्ट उसे नहीं मिल पाए। इसे भी ध्यान रखें। कोई प्रश्न है आप लोगों की आज की कक्षा को लेकर तो बताइए। कोई प्रश्न है विपिन जी, राहुल जी, आप लोगों का?